हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बजट के बारे में। यूपी बजट के बारे में और यह 22 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। 22 फरवरी को। और इस प्रस्तुत किसने किया है तो वित्त मंत्री जो हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, इन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस क्लास के बारे में मैं 2-3 बातें पहले से क्लियर कर देता हूँ। ये जो बजट की पीडीएफ है गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है और सभी डाटा ऑथेंटिक है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर खुद है ये। तो आप लोग इस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। डाटा जो भी है आप लोग उसको नोट करते जाइए ताकि कहीं भी इधर-उधर भटकना ना पड़े। और एक बार पूरा पीडीएफ जो है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं चैनल पर डाल दूँगा इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे, तो आप लोग पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं और पूरी क्लास को देखिए और वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ के सारी चीज़ें नोट कर लीजिए ताकि बाद में कहीं भी खोजना ना पड़े आप लोगों को डाटा। और इसमें सिर्फ़ हम लोग जो स्टूडेंट के हित की बातें हैं, एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाली हैं, उसी पर बात करेंगे। बाकी फालतू चीज़ों पे बात नहीं की जाएगी। यहाँ 45 पेज की पूरी पीडीएफ है, तो हम लोग सिर्फ़ जो स्टूडेंट के काम की चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, सिर्फ़ उस पर जो है कि टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो बजट जो है कि सबसे पहले तो बजट के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि बजट जो होता है, ये संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं है। बजट के जगह क्या आर्टिकल 112 में जो कहा गया है, यह वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में यही लिखा गया है, बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और यही जो होता है आम बोलचाल की भाषा में इसको बजट कहते हैं। तो ये जो आर्टिकल 112 है ये केंद्र के बजट के लिए है। और जो राज्य का बजट होता है राज्य का, ये 202 में है, यानी आर्टिकल 202 में है। आर्टिकल 202 में उल्लेख किया गया है राज्य के वित्तीय विवरण का। तो ये 202 के तहत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी जो कि प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं ये टॉपिक वाइज। सबसे पहले तो ये बजट कब का है, तो बजट 23-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है और इसमें अनुमानों के आधार पर जो है कि सारा डाटा दिया गया है। आगे आने वाले जो है कि वित्तीय वर्ष में जो खर्चे किए जाएंगे उसी के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये बजट का आकार कितना है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है हर साल के बजट में कि बजट का आकार कितना है। तो बजट का आकार यानी कि बजट कितने का बजट है यह पूरा। तो यह बजट है 6,90,000 6,90,242 करोड़ 43 लाख, इतने का कुल यह बजट है। इसको अंकों में देखा जाए तो 6,9,242.43 करोड़। तो ये टोटल इतने का बजट है, 6,90,242 करोड़ 43 लाख। 43 लाख का यह बजट है पूरा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या-क्या दिया गया है। तो उस डिटेल से चर्चा करेंगे और केवल मुख्य बातें जो होंगी उसी को हम लोग फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट के अनुमानों पर जो वित्त मंत्री जी का बजट भाषण हुआ था, उसी के आधार पर ये है। तो ये बजट है 2023-24 के लिए। और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बजट में कहा गया है कि कुल जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 24 करोड़ बजट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, उसके लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर यह भारत का केवल सबसे बड़ा उपभोक्ता है, उपभोक्ता बाजार है उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में यहाँ पर बजट में कहा गया है। जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है, इसका देश में कितना योगदान है, तो 8%। जो भारत की जीडीपी का 8% यूपी की जीडीपी का है। तो ये बजट में कहा गया है कि 8% से अधिक है। तो बजट में यह कहा गया है यूपी की जीडीपी 8% का योगदान करती है भारत के बजट में। और 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी जो सकल राज्य एक जीडीपी होता है, सकल उत्पाद जो देश का होता है, और एक होता है जीएसडीपी, यानी कि जो स्टेट का होता है जीडीपी, उसमें कितना वृद्धि की गई है, तो यह वृद्धि हुई है 16.8 की, 16.8% की वृद्धि हुई है 2021-22 के अंतर्गत, इतनी की वृद्धि की गई है। और जो 23-24 में ये वृद्धि होने वाली है ये होगी 19% की। तो ये बजट में कहा गया है। तो इतना अनुमानित है कि 19% की वृद्धि होगी 2023-24 में। आइए आगे कुछ और डाटा देखते हैं हम लोग। तो आगे डाटा दिया है कि 2017 से पूर्व प्रदेश में बेरोजगारी दर 14% थी, यानी कि यहाँ पर बजट में कहा गया है कि 2017 से पूर्व जो थी
बजट की वो बेरोजगारी दर 14.4% थी, लेकिन यह घटकर अब वर्तमान में 4.2% हो गई है। तो यहाँ पर एक उपलब्धि है सरकार की, अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जो है कि 4.2% हो गई है, जो 14.4% थी बेरोजगारी दर। तो ये बेरोजगारी दर के बारे में दिया गया है। और प्रदेश की राजधानी में जो लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था लखनऊ में, उसके बारे में यहाँ बजट में कहा गया है। तो इसके बारे में आप लोग एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। तो इस डाटा को आप लोग नोट कर लीजिए, कब और कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर जो है कि यही सारी बातें लिखी गई हैं कि मंत्रियों अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों 16 देशों में 21 शहरों में भेजा गया, जहाँ पर वहाँ रोड शो का आयोजन किया गया। यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, अनेक देशों में जो है कि मंत्री गए थे, वहाँ पर रोड शो आयोजन किया गया था। और इंडिया में भी अनेक राज्यों में जैसे 8 प्रमुख नगरों में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चंडीगढ़ रोड शो का आयोजन किया गया था, ताकि जो है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट आ सके। यूपी में इन्वेस्टमेंट आ सके, उसके लिए समिट का आयोजन किया गया है। और इसमें कहा गया है कि इस संदर्भ में 2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों का प्रतिभाग किया गया, यानी कि जो है कि 25,000 से अधिक निवेशक इसमें भाग लिए थे। इस समिट में जो है कि लगभग कितना हस्ताक्षर किया गया है कि 33.5 लाख करोड़ रुपए का जो कि समझौता किया गया है, और इसमें 19,000 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि 33.5 लाख करोड़ के जो कि समझौते किए गए हैं, और समझौतों की संख्या देखा जाए तो 19,000 से अधिक समझौते हुए हैं, ताकि यूपी में जो है कि यूपी का विकास हो सके, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सके। तो ये सारी चीज़ें दिया गया है कि किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा में 16% का दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, उसके बाद औद्योगिक पार्क, शिक्षा, ये सभी चीज़ें, लॉजिस्टिक आदि सेक्टर में समझौते किए गए हैं। तो हम लोग बस थोड़ी मुख्य बातें देखते चलेंगे। और आगे क्या कहा गया है कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य जो विश्व की सबसे शक्तिशाली G20 की बैठक हो रही है भारत में। आप लोगों को पता होगा कि 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक जो है कि यह बैठक G20 की हो रही है। G20 की बैठक हो रही है, भारत मेज़बानी कर रहा है इसकी। तो मेज़बानी का गौरव भारत को, सरकार को प्राप्त हुआ है, तो जिसमें से जो है कि 200 से अधिक बैठकें होंगी। कुल टोटल देश भर में 200 से अधिक बैठकें होंगी। तो हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के बजट में कहा गया है कि 4 शहरों में यूपी में होंगी, यानी कि यूपी में कुल 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में कुल 11 बैठकें होनी हैं। यानी यूपी में कुल 4 शहरों में होगी, और बैठकें कितनी होंगी? तो कुल 11 बैठकें होनी हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ज़िक्र किया गया है बजट में। आइए आगे देखते हैं और क्या डाटा दिया गया है। तो आप लोग एक-एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उसको हाइलाइट कर दिया हूँ। तो आप लोग ये नोट करते रहिए, ताकि कहीं से दूसरी जगह फिर खोजना ना पड़े कोई भी डाटा। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, यानी कि यहाँ पर बजट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों में प्रथम राज्य के रूप में है, यानी कि उसका प्रथम स्थान है भारत में। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में है कि यूपी पहले स्थान पर है। और दूसरा दिया है कि ग्रामीण स्वच्छ शौचालय के निर्माण में, एमएसएमई उद्योगों की स्थापना में, स्मार्ट सिटी मिशन में, स्मार्ट सिटी अवार्ड में भी, कांस्टेट में भी जो हुआ था उसमें भी प्रथम स्थान है। और जो है कि बाकी सारी चीज़ें दिया कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में जो है कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये सारी चीज़ें दिया गया है यहाँ पर बजट में। आइए देखते हैं, दुग्ध उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है, एथेनॉल की आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और ऊपर देखा हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है, यानी कि सबसे अधिक भुगतान डीबीटी के माध्यम से यूपी में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बजट में दी गई हैं। ये सभी जो है कि एक-एक पॉइंट, एक-एक क्वेश्चन बनेगा बाद में, तो आप लोग सारी चीज़ों को नोट करते रहें। और यहाँ पर दिया गया है कि कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन जो है कि 39.20 करोड़ जो है कि इतना जो है कि वैक्सीनेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है जो है कि भारत में। और शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य है, यानी कि जो शिक्षण संस्थान है चिकित्सा के मामले में, इसमें भी यूपी पहले स्थान पर है। और भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो है कि इंस्पायरिंग लीडर के रूप में उभरा है। तो ये भी एक अवार्ड मिला है इंस्पायरिंग लीडर के रूप में।
और जो है कि कौशल विकास नीति को लागू करने वाला जो है कि प्रथम राज्य बन गया है यूपी। तो ये सारी चीज़ें जिसमें प्रथम यूपी है उसको आप लोग नोट करते रहें, यही सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये बजट में सारी चीज़ें जो दी गई हैं, आप लोग ये बजट से ही क्वेश्चन बनेगा अगर करंट से, तो इसी सब चीज़ों से बनेगा। और ये आइए देखते हैं हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए का अधिक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है। यानी कि यहाँ पर सरकार ने कहा है कि जो किसान हैं इनका भुगतान 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है गन्ना का, जो एक रिकॉर्ड रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आइए आगे देखते हैं। और औसतन कितना प्रति कुंटल है, तो 349 रुपये प्रति कुंटल की दर से भुगतान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले कि कितने रुपए प्रति कुंटल की दर से, तो 349 रुपये। और यहाँ पर जो है कि कृषकों की 25% की अतिरिक्त आय हुई है इसके कारण, जो गन्ना की वजह से कृषकों की 25% की अतिरिक्त आय हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। और रबी का विपणन वर्ष जो 2022-23 के लिए है, यानी कि जो एमएसपी जारी की जाती है सरकार द्वारा, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी जो है कि रबी की फसल के लिए जिसमें कि गेहूं आता है, उसका कितना निर्धारित किया गया है 2022-23 के लिए, तो 2015 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत कितने किसानों को, तो जो है कि 87,961 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया है। तो ये भी डाटा पूछा जा सकता है। तो आइए आगे देखते हैं खरीफ के बारे में। तो खरीफ के बारे में दिया गया है कि खरीफ विपणन के लिए 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा 2,040 रुपये, यानी जो सामान्य धान होता है, सामान्य धान, उसका 2,040 रुपये रखा गया है एमएसपी। और जो ग्रेड ए होता है, ग्रेड ए की श्रेणी का, तो उसका जो है कि कितना रखा गया है 2,060। तो ये एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो 2,060 रुपये प्रति कुंटल की दर से मीट्रिक टन क्रय किया गया। कितना किया, 62.66 लाख मीट्रिक टन क्रय किया गया है। और तो इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल से बजट में दिया गया है। और आगे दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है 2022-23 में अब तक जो है कि 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसके माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधा भेजा गया है राशि। इसके बारे में यहाँ पर बजट में दिया गया है। और महिला एवं बाल विकास के बारे में क्या कहा गया है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो है कि इसके अंतर्गत 15,000 रुपये की राशि दी जाती है, 15,000। तो 2023-24 में इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। तो ये डाटा पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान है बजट में। और आगे क्या दिया है कि जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, ये सभी वर्ग के जातियों के लिए है, यानी सभी वर्ग के लिए है। पुत्रियों की शादी के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, सामूहिक विवाह योजना जो होता है। और ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना है महिला सामर्थ्य योजना, जो महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चलाई जाती है। इसमें 63 करोड़ रुपए का जो है कि प्रावधान किया गया है। और निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के अनुदान हेतु जो योजना चल रही है 2023-24 बजट में 4,032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जाता है, उसके लिए योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। और आगे दिया गया है कि प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक जो है कि 95% बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। जो मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाता है, उसमें 95% तक टीकाकरण हो चुका है 2022 तक, अक्टूबर तक। तो ये भी डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे। तो 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है, ये भी यहाँ पर दिया गया है। युवाओं के लिए क्या है, तो आइए देखते हैं।
तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके माध्यम से जो स्टूडेंटों को टैबलेट और स्मार्टफ़ोन दिया जाता है, इसकी ये कौन-सी योजना है? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसके माध्यम से युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफ़ोन दिया जाता है। इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है? तो 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2000 के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि 50 इंक्यूबेटर सेंटर खोले जाएँगे। इसमें खोले जा चुके हैं, यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं। यानी कि 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ में एक कानपुर, यानी कि पीजीआई लखनऊ में, आईआईटी कानपुर में और नोएडा परिसर में जो है कि वो खोला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ हो गया है। यानी कि जो लखनऊ पीजीआई है, आईआईटी कानपुर और नोएडा परिसर में इंटेलिजेंस के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कार्य हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर के एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी कि ग्रामीण युवाओं को एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टार्टअप खोलने के लिए उसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि युवा अधिवक्ताओं, यानी जो युवा वकील हैं, उनके लिए शुरुआती 3 वर्षों के लिए जो है किताब एवं पत्रिका का इसमें प्रावधान किया गया है। उसके लिए 10 करोड़ रुपए दिया गया है। और रोजगार से इसमें दिया गया है कि मनरेगा में जो है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26,29,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। यानी कि जो मनरेगा के अंतर्गत 2022-23 में 26,29,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। यह देश में पहला स्थान है, यानी कि सबसे अधिक यूपी का है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक रोजगार का सृजन मनरेगा के अंतर्गत कहाँ पर हुआ है? तो यूपी में। और अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके अंतर्गत जो है कि 2022-23 में अब तक 1,07,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है कि एमएसएमई के अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक की किसी भी विभाग में निरीक्षण की छूट प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो एमएसएमई के अधिनियम के तहत इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी, उसमें 1000 दिनों तक किसी भी निरीक्षण में छूट प्रदान की गई है। यानी कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है एमएसएमई उद्योग को। और एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण, यानी कि जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि योजना के अंतर्गत 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। विश्वकर्मा सम्मान योजना के बारे में यहाँ दिया गया है कि इसके अंतर्गत 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 17,147 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। यहाँ पर जो बजट में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि कितना लाभान्वित हुआ है, क्या-क्या कार्य हुआ है और आगे कितने खर्चे किए जाएँगे, इसके बारे में यहाँ से डिटेल दिया गया है। तो आप लोग एक-एक चीज़ों को नोट करते जाइए, ताकि जो है कि आप लोगों को फिर कहीं भी इधर-उधर भटकना ना पड़े किसी डाटा के लिए। एक बार चीज़ें नोट कर लेंगे तो जो है कि हमेशा के लिए हो जाएँगी और यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक जो है कि 17,559 इकाइयाँ स्थापित करते हुए 1,96,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो है कि रोजगार प्रदान किया गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और इसके लिए बजट 2023-24 में क्षेत्र में जो है कि कितना लक्ष्य है? 40,000 का लक्ष्य है। यानी कि यहाँ 17,559 पिछले वर्ष में हुआ है रोजगार, और जो है कि इस बार इसका टारगेट है 40,000 रोजगार सृजन करने का। आइए आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के बारे में यहाँ दिया है कि अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य है यहाँ पर, और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। यानी कि नई उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति में अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है और 20,000 से अधिक रोजगार सृजन का। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग ज़रूरी चीज़ों को देखते जाएँगे, सिर्फ़ बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, ताकि जल्दी से ये वीडियो खत्म हो जाए और सारी चीज़ें हम लोगों को जो ज़रूरी हैं वो भी मिल जाएँ। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा में अवस्था किसान पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रुपए का, और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का। सामूहिक विवाह योजना के लिए हम लोगों ने देखा कि इसके तहत जो है कि 35,950 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है पिछले वर्ष में 2022-23 में। और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो आगे जो है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो अधिनियम चलता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री
कल्याण अन्न योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फेज 3, 4 एंड 5 के अंतर्गत जो है कि 81.25 लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया है। यानी गरीबों को जो है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है कि 81.25 लाख मीट्रिक टन का निःशुल्क वितरण किया गया है। और श्रमिक कल्याण के लिए यहाँ कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना है। जो कामगार हैं उनकी मृत्यु या दिव्यांग हो जाते हैं तो उसके लिए कार्यस्थल पर अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और अस्थायी दिव्यांगता यानी कि अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और आंशिक रूप से हो जाएंगे तो 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये तीनों डाटा आप लोग नोट कर लीजिए। और आगे दिया है कि श्रमिकों को बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रत्येक मंडल में एक-एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएंगे। यानी जो श्रमिक हैं उनके शिक्षा के लिए एक-एक आवासीय विद्यालय प्रत्येक मंडल पर खोले जाएंगे। और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत जो है कि अभी तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। और यहाँ पर दिया गया है कि इस दौरान जो है कि 5,002 यानी कि 5,021 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें से 7,29,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये सब प्राइवेट रोजगार जो है कि उसके बारे में बातें की जा रही हैं, सरकारी नहीं है ये सब। तो सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों को बाल श्रम से मुक्त किया गया है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हॉटस्पॉट के तहत 490 ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों को बाल श्रम से मुक्त किया जा चुका है। यह किस योजना के तहत हो रहा है? तो नया सवेरा योजना है, उसके तहत किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, लेबर टाइप के जो काम करते हैं असंगठित क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी पर, उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और यहाँ पर वही किया गया इनके अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना यानी कुछ हो जाता है तो 12 लाख करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है कि इसमें से इनको दिया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, यहाँ पर 2000 बच्चों को जो है कि योजना से आच्छादित कर लाभ प्रदान किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में दिया है कि मार्च 2017 से अब तक 17.62 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। ये भी डाटा पूछा जा सकता है। और यहाँ पर थोड़ा एक्सप्रेसवे के बारे में दिया गया है कि गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, इस पर निर्माण चल रहा है जो कि 56% कार्य पूरा हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसके बारे में दिया गया कि 594 किलोमीटर का है। इसके लिए जो है कि 36,230 रुपए की लागत से यह बन रहा है, इसके बारे में दिया गया है। और एक जो है कि दिया गया है नया बजट में प्रावधान किया गया 2023-24 बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए और जो डिफेंस कॉरिडोर है उन दोनों के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण डाटा हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कौन सा एग्जाम में पूछ ले। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बन रही है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जहाँ 10,000 करोड़ से अधिक निवेश आएगा, रोजगार आएगा। इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर चर्चा की गई है, तो हम लोग इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देंगे। जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं। कानून व्यवस्था के यहाँ दिया गया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस के प्रति अनुरूप शासन व्यवस्था मजबूत की है। यही सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश में एंटी भू माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 3,41,236 शिकायतें आई हुई हैं। इसके बारे में प्रदेश के समस्त थानों में जो है कि 1531 थाने इसमें हैं, तो साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ये भी दिया गया है। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस बजट में, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए व्यवस्था में प्रस्तावित है, जिसमें से अगर उसी में देखा जाए तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 1655 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी स्थापना के लिए जो है कि मिशन के योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, यहाँ पर ये भी दिया गया है। और आयुष्मान भारत जो है कि योजना जो चली थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 से चल रही है, तो इसमें जो है कि 5 लाख प्रति परिवार को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं निःशुल्क चिकित्सा के लिए। तो इसमें जो है कि चिकित्सा जो है कि
दोनों में प्रदान किया जाता है, सरकारी और निजी हॉस्पिटलों दोनों में जो सूचीबद्ध हैं। 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इसमें। यही सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री वंदना योजना, इसके बारे में 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि जो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 250 करोड़ रुपए, ये जो है कि योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना से जो वंचित लोग हैं उनके लिए की जाती है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। और यहाँ पर दिया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरणों हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। चिकित्सा के लिए प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। यही सब दिया गया है यहाँ पर। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं इसको तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं और ज़रूरी चीज़ों को नोट करते जाइए, पीडीएफ वैसे रखी रह जाती है। तो आइए देखते हैं आगे। आप लोग डाटा को नोट कर लेंगे तो आप लोग उसका तैयार कर लेंगे, वैसे पीडीएफ में तो शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ पर 5 लाख रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य से प्रमुख बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारों का सृजन किया जाएगा, यानी कि जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनके किनारे औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, उसके बारे में आज जिक्र किया गया है। और यही दिया गया है कि 4 औद्योगिक गलियारा जो है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बनेंगे, 2 बुंदेलखंड के किनारे बनेंगे। यही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। भारत में व्यवसाय की सुगमता की रैंकिंग में यूपी का 12वां स्थान यह भी दिया गया है। 12 स्थानों के सुधार के साथ यूपी दूसरे स्थान पर आ गया है, यानी व्यवसाय की सुगमता रैंकिंग में यूपी दूसरे स्थान पर है, अचीवर श्रेणी में। तो ये सारी बातें यहाँ पर एमएसएमई उद्योग के लिए यहाँ पर दिया गया है कि जो एमएसएमई की नवीन घोषित नीति है 2022, 15% की वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है, यानी जो एमएसएमई की वृद्धि होगी वो 15% होगी। आगे देखते हैं ओडीओपी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है यहाँ पर, और जो है कि इसके लिए यूनिटी माल की स्थापना की जाएगी विपणन के लिए। इसमें बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ से जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनका जो है विपणन हो सके, मार्केटिंग हो सके, प्रमोट किया जा रहा है उसको एक तरह से। सड़क हेतु वर्तमान सरकार अब जो है कि लगभग 21,696 किलोमीटर की लंबाई सड़कों का निर्माण किया है, जो है कि ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। हम लोग देख लेते हैं आगे क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत 181 राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है, इसके बारे में जो है कि यहाँ पर दिया गया है। और सड़क और सेतु के निर्माण हेतु 21,159 करोड़ 62 लाख रुपए व्यवस्था में प्रस्तावित हैं, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। और ग्रामीण सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये भी है। आगामी जो रेलवे ब्रिज है उसके लिए 1700 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं, नोट करते रहें। और धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, यानी कि धार्मिक स्थलों पर जो मार्ग जाते हैं उसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश का सिंचाई के बारे में, जल एवं संसाधन सिंचाई के बारे में दिया गया कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 240.93 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से भूमि कितनी, कृषि कितने पर होती है तो 165.42 लाख हेक्टेयर पर कृषि की जाती है। यहाँ की पूरी नहर की लंबाई 75,090 किलोमीटर है। तो ये भी दिया गया है यहाँ पर। ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ पर भी यूपी स्पेशल के प्रश्न आएँगे उसमें ज़रूर पूछे जाएँगे। और वित्तीय वर्ष 23-24 में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2803 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्य, यानी यहाँ सिंचाई परियोजना के बारे में दिया गया है, मुख्य सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई, इन तीनों के बारे में दिया गया है कि मुख्य सिंचाई के लिए 5332 करोड़ और मध्यम सिंचाई के लिए 2220 करोड़ और जो लघु सिंचाई उसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। तो आप लोग पीडीएफ को डिटेल से पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो ज़रूरी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, सारे नोट कर लीजिए। नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए 23-24 में जो कि 25,350 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत ये किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन में यहाँ पर ये कुछ जरूरी चीजें हैं। वर्तमान में जो है कि 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, यानी कि प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जेवर और अयोध्या में जो अभी निर्माणाधीन है। यानी कि जब जेवर और अयोध्या में दोनों बन जाएंगे तो कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। यहीं पर यहाँ पर कहा गया है बजट में। आगे आने वाले 5 वर्षों में जो है कि आगे आने वाले वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, 16 घरेलू होंगे, तो कुल इस प्रकार 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है वर्तमान जिला मुख्यालय में 24 घंटे तहसील
यानी कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे और तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। इसके बारे में गाँव से 18 से 20 घंटे बिजली दी जाएगी, यह प्रावधान रहेगा। तो ये दिया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य योजना है। इसके तहत गरीब निःशुल्क परिवारों को एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को जो है कि यानी कि गरीब परिवारों को निःशुल्क दी जाएगी और अन्य परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों पर बिजली कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है सौभाग्य योजना के तहत। और आगे दिया है कि प्रदेश में स्थापित होने वाली तापित विद्युत परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है डिटेल से, तो आप लोग वीडियो में पढ़ लीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें जो है कि कोई मतलब नहीं है डिटेल से पढ़ने का, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं बता दे रहा हूँ। 2021-22 में औसतन उत्पादन उपलब्धता यानी कि कितनी बिजली उत्पादन हुई है, तो 3998 मेगावाट प्रतिदिन रही है। ये डाटा पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर परियोजना के बारे में दिया गया है कि यह जर्मनी की संस्था KfW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है इसके अंतर्गत। तो ये पूछा जा सकता है कि किस संस्था का नाम क्या है, तो KfW जर्मनी की संस्था है। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके बारे में दिया गया है यहाँ पर, जिसमें बजट में जो है कि 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत आगे आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। यानी आगे वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, इसका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ये सारी की चीज़ें जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जो केवल है मैं वही बता रहा हूँ, और जो स्टूडेंटों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक बार इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के नोट कर लीजिए, ताकि फिर कहीं भी आप लोगों को इधर-उधर भटकना न पड़े। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की सिंचाई हेतु सोलर पंप स्थापित कर लाभान्वित किया जा रहा है। सोलर पंप तो 29,652 सोलर पंपों की स्थापना की गई है, यहाँ पर दिया गया है डाटा। आवास एवं शहरी नियोजन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में यहाँ पर दिया गया डिटेल से, आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है। और कानपुर मेट्रो रेल के लिए बजट में कितना दिया गया है, तो 585 करोड़ रुपए, और आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपए, और वाराणसी और गोरखपुर के विकास मेट्रो रेल के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति और सीवेज से संबंधित कार्य जो किया जा रहा है, अमृत योजना के तहत किया जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि अमृत योजना क्या है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए कहीं भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है कि यहाँ पर डिटेल दिया गया है, ये जानना जरूरी नहीं है। ये इतने डाटा जो दिए गए हैं ये तो याद तो होंगे नहीं बस, लेकिन एक बार नोट कर लीजिए और देख लीजिए ताकि दिमाग में एक बना रहे। कान्हा गौशाला योजना एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना जो चल रही है यूपी में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अमृत 2.0 के अंतर्गत वही अमृत योजना के बारे में दिया गया है कि इतने रुपए की व्यवस्था की गई है, 5616 करोड़ रुपए। आर्थिक नियोजन एवं विकास के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में जो है कि 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नए कार्यों के लिए। और आगे देखते हैं क्या दिया है। ग्राम विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, ऊपर जो हम लोगों ने डाटा देखा उसी के बारे में यहाँ दिया गया कि योजना के हेतु 9,000 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5966 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये जरूर पूछा जा सकता है डाटा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं जो प्रदान की जाती हैं श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन के तहत, इसके लिए 87.49 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। और जो है कि ग्राम पंचायतें कितनी हैं यूपी में, तो 5,58,900 इतने पंचायतें जो है कि हैं यूपी में, ये बजट में दिया गया है। पंचायती राज के बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया है, तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। गाँव में ई गवर्नेंस का विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चली, यानी कि गाँव में ई गवर्नेंस का विस्तार हो उसके लिए कौन सी योजना है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना, इसके लिए 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि में क्या किया गया है, तो कृषि के बारे में कृषकों की कृषि समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने हेतु नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल, यानी कि कृषि में तकनीकी सुधार हेतु उनके लिए कितने 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
जो 2022-23 में कितने रुपए के 12 किस्तों में जो दिए जाते हैं डीबीटी के माध्यम से 51,639 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और आगे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के तहत 631 करोड़ 93 लाख रुपए व्यवस्था प्रस्तावित हैं, यानी कि इतना बजट में दिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य किया जाएगा, यानी कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती के बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया है। जो कि गंगा से नदी जुड़े 56 जनपद शामिल है, यानी कुल टोटल 49 जनपद होंगे, जिसमें से गंगा के किनारे 26 जनपद होंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के तहत जो है कि 753 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीजें जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी डाटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 102 करोड़ 81 लाख रुपए का प्रावधान है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के लिए प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्ति किसानों को जो है कि परिवारों को मुख्य आधार है, यानी कि प्रदेश में 46 लाख गन्ना आपूर्ति किसान हैं। और ये पूछा जा सकता है डाटा कि कितने गन्ना किसान हैं, 46 लाख। और एक 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है, ये भी यहाँ पर डाटा दिया गया है। चीनी मिलों के बारे में जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पर विगत 5 वर्षों में इतना 27,531 हेक्टेयर गन्ना की ड्रिप सिंचाई इरिगेशन के तहत सिंचाई हुई है। 50% तक सिंचाई जल की बचत होगी ड्रिप सिंचाई से, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कृषि शिक्षा अनुसंधान के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय है, यानी कि ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये भी दिया गया है। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो कुशीनगर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये अयोध्या में है, ये भी पूछा जा चुका है। दुग्ध विकास के लिए जो कि भारत विश्व में पहले स्थान पर है, और भारत में जो है कि यूपी पहले स्थान पर दूध उत्पादन में है, तो यहाँ पर ये दिया गया है डिटेल से। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत जो है कि 61 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। मेरठ और वाराणसी में जो है कि डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, यानी कि मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए दिया गया है। पशुपालन के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो जो छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु जो आवारा टाइप के पशु होते हैं, उनके रखरखाव के जिनका कोई वो नहीं होता है, घूमते रहते हैं, उनके लिए 750 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है इसमें। पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। जो पशुओं के रोग से संबंधित रोकथाम के लिए 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। और मत्स्य के बारे में क्या किया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी कि जो 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चली थी, उसके लिए होलसेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, यानी कि होलसेल फिश मार्केट बनाया जाएगा, उसके लिए 257 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सहकारिता के लिए रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रदेश में माटी कला यानी जो टेराकोटा के रोजगार के लिए, जो मिट्टी से जुड़े उत्पाद होते हैं, उनको रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और एक लखनऊ माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा वहीं पर लखनऊ में। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग, ये सबसे अधिक रोजगार देता है कृषि के बाद। तो एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 लाई गई है। इसमें 150 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है बजट में। आईटी के बारे में क्या गया, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में विवेकानंद युवा सशक्ति योजना के तहत जो लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया जाएगा, इसके लिए 5 वर्षों में जो है कि यहाँ पर दिया गया 3600 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है।
जो ऊपर हम लोगों ने देखा। शिक्षा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि शासकीय अशासकीय विद्यालयों में 1 से 3 किलोमीटर के अंदर जो है कि परिधि में विद्यालय की सुविधा होगी बच्चों के लिए, 1 से 3 किलोमीटर के अंदर होगी, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो है कि 1000 करोड़ रुपए की बेसिक शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक एक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु 510 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है और प्रत्येक ग्राम पंचायतों वार्डों में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में। उसके लिए जो है कि 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। आगे शिक्षा के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पर उच्च शिक्षा के बारे में दिया गया है कि विश्वविद्यालयों के बारे में दिया गया है कि 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, एक मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक रैंकिंग दिया है कि रैंकिंग में लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय को AA+ की श्रेणी में रखा गया है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो है कि गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय को AA+ श्रेणी में रखा गया है और KGMU लखनऊ को नए रैंकिंग में A+ की श्रेणी मिली है और भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को रैंकिंग प्रदान की गई जिसमें यह श्रेय किसको मिला है, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है। और आगे क्या दिया है कि ग्राम पंचायतों वार्ड डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में ऊपर हम लोगों ने देख लिया था, 300 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के बारे में, कौशल विकास पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया गया जिसमें प्रदेश के राजकीय क्षेत्र में 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की तकनीकी की सहायता से कौशल विकास किया जाएगा, जिसमें 88% टाटा का होगा और 12% राज्य का होगा, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। कौशल विकास मिशन योजना के लिए 150 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए 30 करोड़ रुपए रखा गया है खेल से संबंधित। आगे क्या दिया है, खेल विकास कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी खेल विकास कोष में जो 25 करोड़ दिया जाएगा और जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो बन रहा है, ये कहाँ पर जो है कि मेरठ में बन रहा है, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है और सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया में स्पोर्ट कॉलेज के निर्माण के लिए भी 20 करोड़ 50 लाख दिए गए हैं और संस्कृति एवं धर्मार्थ के लिए यानी धार्मिक स्थानों के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का कार्य किया गया है, यानी जो काशी विश्वविद्यालय BHU में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का किया गया है, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है और दिया गया है। और एक जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य में वैद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, यहाँ पर एक प्रस्ताव आ गया है। और पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन की अपार संभावना है, प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में उत्तर वृद्धि हो रही है, यानी पर्यटन में विकास हो रहा है यूपी का, जिसमें जो है कि 24 करोड़ 87 लाख पर्यटक आए थे, जिसमें से जो है कि 24 करोड़ 83 लाख भारत पर्यटक थे और विदेशी पर्यटक 4,10,000 थे, यानी कि कुल टोटल उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष 2022 में कितने पर्यटक आए हैं, तो 24 करोड़ 87 लाख, जिसमें से 24 करोड़ 83 लाख भारत के पर्यटक थे और विदेशी जो थे 4,10,000 थे। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें स्पिरिचुअल सर्किट योजना चल रही है धार्मिक स्थानों के लिए, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है और मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया है। और आगे क्या दिया है, शक्तिपीठ माँ शाकंभरी देवी जो सहारनपुर में है, उसके लिए जो है कि समेकित पर्यटन कार्यक्रम विकास हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे दिया गया है वन एवं पर्यावरण के दिया गया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.23%, यानी कि कुल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 9.23% जो है कि वनावरण वृक्षावरण है और 2030 तक इसका लक्ष्य कितना है, तो 15% तक कर जाने का लक्ष्य है, यानी कि 2030 तक 15% का लक्ष्य रखा गया है। और 2023 में वर्षा काल के 2023 में, यानी वर्षा काल जब तक आएगा 2023 में 35 करोड़ रुपए के 35 करोड़ पौधे रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। सामाजिक वानिकी योजना जो है उसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन इंडिया मिशन के लिए कितना है, तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में।
आगे दिया है कि लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा, उसके लिए 50 करोड़ दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और छात्रवृत्ति से संबंधित कुछ योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना है, इसके लिए क्या किया गया है, अल्पसंख्यक कल्याण योजना है। कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए जो है कि जिनकी अभिभावकों की वार्षिक आय जो है कि 2.5 लाख से कम, उनके लिए 3,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति योजना का लाभान्वित, यानी कि जिनकी आय जो है कि वार्षिक 2.5 लाख से कम है, उनके लिए 9-10 तक अध्ययनरत 3,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। प्रदेश में अधीनस्थ उच्च न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे हेतु, यानी कि जो सेशन कोर्ट जिला न्यायालय हैं उसके लिए जो है कि ये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सीसीटीवी कैमरे हेतु। खाद्य और रसद के अंतर्गत जो है कि अन्नपूर्ति योजना के तहत 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए का व्यवस्था इसमें किया गया है बजट में। आगे क्या दिया है देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न जो प्रतिमाह निःशुल्क माह का वितरण जो है कि दिसंबर तक किया गया है, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। महिला एवं बाल विकास के लिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान योजना कोष की स्थापना की गई है, जिसमें 56 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल से दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ये जो है कि 71 जनपदों में चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। आप लोग अगर पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे सारी ज़रूरी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो नोट किया होगा तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस वाले क्लास से। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में 1000 बालक बालिकाओं के लिए जो कक्षा 6 से 12 के लिए अटल आवासीय मिशन जो है कि खोले जाएंगे, प्रत्येक मंडल में निर्माणाधीन है, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के तहत जो है कि अंतर्गत जो है कि 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि के 1,000 रुपये चिकित्सा बोनस और पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों के 6,000 एक मुश्त राशि दी जाएगी, इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है बजट में। महात्मा गांधी पेंशन योजना जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है कोई भी हो, 10 वर्ष से जुड़ा हो, उस लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और आगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को 14 सितंबर 2019 से जो लागू है, उसके लिए दुर्घटना मृत्यु हो जाने पे या दिव्यांग हो जाने की अवस्था में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके लिए योजना में 750 करोड़ रुपए जो है कि राशि दी गई है बजट में। राज्य वस्तु एवं जीएसटी मूल्य संवर्धित, यानी जीएसटी से जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसके बारे में दिया गया है कि यहाँ पर मूल्य राजस्व में संग्रह जो है कि 1,50,000 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है। आगे यही सारी चीजें दें और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। तो ये बजट का आकार जो मैंने ऊपर बताया था आप लोगों के कि वित्तीय वर्ष के बजट के अनुमान है जो है कि 23-24 में बजट का आकार है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट है, यही दिया गया है यहाँ पर बजट में। और प्राप्तियां कुल कितने की है तो 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए का जो है कि प्राप्तियां यानी कि प्राप्त होंगे, जिसको आय भी कह सकते हैं हम लोग। आय और व्यय का लेखा जोखा बजट एक तरह से होता ही है। तो आय है और व्यय कितना है तो 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है, यहाँ पर यही दिया गया है। और कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। तो राजकोषीय घाटा ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपी का राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये जो है कि 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए है। और इसको परसेंटेज में ज्यादातर पूछा जाता है कि सकल घरेलू जीडीपी का जो है कि 3.48% है, यानी कि 3.48%। ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा कितना है यूपी का, तो 3.48% है जीडीपी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यही सारी चीजें बजट में दी गई थी, तो हम लोगों ने पूरा डिटेल से देख लिया है। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा होगा अच्छे से और सारी चीजें नोट किए होंगे तो कहीं भी अब कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जरूर वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।